आप सभी नौजवान साथियों को राकेश सर का नमस्कार। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मैथ की इस रामबाण मैराथन पार्ट 4 में। आज के इस पार्ट में हम सिलेबस के कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है सर्कल एंड इट्स कोड, यानी कि वृत्त तथा इसकी जीवा। इसके अंदर सबसे पहले हम सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और वो प्रॉपर्टी आपने ध्यान से समझनी है क्योंकि उन्हीं का यूज करके आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा सर्कल का बेसिक बता दूं। सर्कल, ये आपका एक सर्कल है, वृत्त है, ठीक है, जिसमें ये है इसका सेंटर यानी कि केंद्र। ठीक है भाई, क्लियर। यहां से अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये हमारा हो जाता है इसका रेडियस। आर स्टैंड फॉर रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है भाई, अगर मैं इसको इधर भी मिला दूं यानी कि तो यहां से यहां तक ये जो होगा इसको बोलेंगे हम डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, डी स्टैंड फॉर डायमीटर यानी कि व्यास। क्लियर। तो डायमीटर क्या हुआ, रेडियस का डबल हुआ। इधर रेडियस था तो इधर भी हमने मिलाया तो ये डबल हो गया। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, और अगर रेडियस की बात करें तो वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि पूरे का हाफ रेडियस हो जाएगा और रेडियस का डबल करेंगे तो वो डायमीटर यानी कि व्यास बन जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और लाइंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो एक लाइन ये जिसके दोनों एंड पॉइंट, जिसके दोनों सिरे सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, दिस इज कोड। इसको बोलते हैं कोड, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर कोई लाइन इसको ऐसे काट के बाहर निकल जाए, सर्कल को कट करके बाहर निकल जाए, तो इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे छेदक रेखा। ठीक है भाई, क्लियर। और इसके अलावा अगर कोई लाइन सर्कल को टच करके निकल जाएगी तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट, जिसको आप बोलेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जो है वो निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। क्लियर है। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सर्कल के कितने डायमीटर खींचे जा सकते हैं, तो जवाब क्या होगा मुझे बताओ। इस सर्कल में ऐसी ऐसी कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, तो सर्कल में तो इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। क्लियर। अगर मैं यहां से अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर्कल की सबसे बड़ी कोड, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो आपका जवाब होगा डायमीटर यानी कि व्यास। देखो, कोड वो थी जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते थे। ठीक है, तो देखो डायमीटर भी तो यहां से यहां तक है, तो इसके दोनों पॉइंट भी तो सर्कल की बाउंड्री पे होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल की सबसे बड़ी कोड, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो आपका जवाब होगा डायमीटर यानी कि व्यास। क्लियर है। अब यहां से एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये है इसका टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलती है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जहां पे ये इसको टच करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। ध्यान से सुनते रहना, मैंने बोला कि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो पॉइंट मैं थ्योरी में बता रहा हूं कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट, अनगिनत, क्योंकि हर बिंदु से आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हर पॉइंट से एक आप टेंजेंट खींच सकते हैं। जितने पॉइंट, अब सर्कल में तो बहुत सारे पॉइंट है, सर्कल कितने पॉइंटों से बने हैं, तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बने, तो इनफाइनाइट हम जो है टेंजेंट खींच सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है, कितने पैरेलल एक टाइम पे कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये। ठीक है, तो दो ही मैक्सिमम। अगर यह ऐसे पूछा जाए तो एक टाइम पे नहीं, इसको ऐसे बोलेंगे कि एक सर्कल के मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये और ये दोनों पैरेलल है ना, ठीक है, तो ये समांतर है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर। तो एक टाइम पे तो दो ही टेंजेंट खींचे पैरेलल। ठीक है, तीन खींचूंगा तो फिर ये तो थोड़ा सा अनपैरेलल हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा किसी पॉइंट से ऐसे तिरछा करके खींचूंगा तो ये तो इसके पैरेलल हुआ है नहीं। ठीक है, तो कितने पैरेलल टेंजेंट खींचेंगे, तो वो आपका जवाब होगा दो। क्लियर।
इसके अलावा और भी बात करेंगे हम, वो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो अब टाइम सेव करने के लिए मैंने इन प्रॉपर्टीज को, कि मैं एक तो बोर्ड पे बनाऊं फिर समझाऊं, मैंने इनकी एक इमेज जो है प्रॉपर्टी की वो आपके सामने लगा दी है, जैसे कि ये आपके सामने आ गई, ठीक है। और यहां पे मैं आपको प्रॉपर्टीज फटाफट फटाफट समझाता चलूंगा कि क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इनको आपने याद रखना है, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, और ये ए से बी तक ये क्या है, कोड है यानी कि जीवा है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं सेंटर से किसी कोड पर, देखो यहां पर ए बी क्या है, एक कोड है, जीवा है, अगर मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री अगर इस पे एंगल बनाऊं, ठीक है, सेंटर से, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि अगर ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ए एम जो है वो एम बी के बराबर होगा। तो याद रखना आपने कि सर्कल के सेंटर से अगर किसी कोड पर, किसी जीवा पर अगर लंब खींचा जाएगा तो वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जितना पोर्शन ए एम होगा उतना ही पोर्शन एम बी या बी एम भी होगा, यही बात यहां पर लिखी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे यहाँ पे ए बी और सी डी दो इक्वल कोड हैं, यानी कि ए बी और सी डी दोनों समान जीवाएं हैं, तो समान जीवा सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, यानी कि जितना एंगल ए बी कोड बनाएगी उतना ही एंगल सी डी कोड भी बनाएगी। तो यही लिखा है कि अगर ए बी और सी डी दोनों जीवा बराबर हैं तो एंगल एक जो है वो एंगल दो के बराबर होगा, ठीक है। ये सारी मुझे बनानी पड़ती, तो मैंने सोचा कि ऐसे समझा दूंगा और टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा क्या ट्रू है कि अगर सेंटर पर ये दोनों एंगल समान है, यानी कि एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी जो कोड है वो सी डी कोड के बराबर है, ए बी जीवा जो है वो सी डी जीवा के बराबर है, ये इसका कन्वर्स है, ठीक है। कन्वर्स का मतलब उल्टा। पहले मैंने क्या बोला था कि अगर ए बी और सी डी दोनों सेम लंबाई की जीवाएं हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, और इसमें बोला है कि अगर एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं तो ए बी और सी डी दोनों समान लंबाई की। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि यहां पे एक कोड है ए बी और एक कोड है सी डी। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं। ये जो पॉइंट है ओ एक्स, ये ओ एक्स जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ओ वाई जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री कोण बनाना, ठीक है। तो अगर यहां पे ये ओ एक्स, ये सॉरी ए बी अगर सी डी के बराबर होगी तो ये ओ एक्स जो होगा वो ओ वाई के बराबर होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा यहाँ पे दो जीवा है ए बी और सी डी, और यहां से ये ओ एक्स इस पे परपेंडिकुलर है और ओ वाई जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं डिस्टेंस। कोई जीवा सेंटर से कितनी दूर है वो सेंटर से उसे परपेंडिकुलर डाल के चेक किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये ए बी और सी डी, अगर ए बी और सी डी आपस में बराबर है तो ये डिस्टेंस भी सेंटर से दोनों का इक्वल होगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, इसका उल्टा भी ट्रू होता है, ठीक है। तो इसमें तो बोला है कि ए बी और सी डी बराबर हैं, तो जो डिस्टेंस होगा जीवाओं का ओ एक्स और ओ वाई ये दोनों आपस में बराबर होगा, और कन्वर्स में क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों जीवा आपकी सेम लंबाई की होंगी। तो ये इसका कन्वर्स है। देखो आगे वाली में लिखा है कि यदि ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस अगर बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों ही सेम लेंथ की होंगी, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, ठीक है। ये सारी बात यहां पर लिखी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है कि एक ए बी जीवा जो है, ए बी एक कोड है, जीवा जो है ये सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। ध्यान दो, मैं ये जो बताना चाह रहा हूं कि ए बी जो है ये कोड जो है ये सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना इसने, तो एक ये बड़े वाला पोर्शन, एक ये छोटे वाला, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर। तो यहां पे एक कोड से अगर हम सर्कल के किसी भी एक सेगमेंट में, बड़े वाले में या छोटे वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ए बी कोड से ये जो एंगल पी बना है
ये वाला, और एंगल क्यू जो बना है ये वाला, ये दोनों क्या है इक्वल। अगर ये 50 डिग्री का होगा तो ये भी 50 डिग्री का होगा। तो सर्कल से सर्कल के कोड से किसी भी सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे दोनों इक्वल होंगे, चाहे मेजर सेगमेंट में बना लो चाहे माइनर सेगमेंट में बना लो, ठीक है, वो इक्वल होंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अगली जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इस कोड से मेजर सेगमेंट पे जो एंगल बना रहे हैं और सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं, ध्यान दो, इस कोड से, ये कोई जीवा है कोड है, ये मेजर सेगमेंट पे इस बड़े वाले हिस्से पे जो एंगल बनाएगी, मैंने एक तो बताया कि दोनों इक्वल होते हैं, देखो ये 60 है तो ये भी 60 है, ठीक है। और इसका जो डबल होता है वो कहां बनेगा, सेंटर पे बनेगा, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका डबल कहां बनेगा, सेंटर पे। यानी कि अगर यहां 60 बन रहा है तो यहां 120 बनेगा, क्लियर। यहां अगर 50 बना तो यहां पे 100 बनेगा, ठीक है। तो सेंटर पे डबल एंगल बनाती है क्या, कोड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगली जो प्रॉपर्टी है कि आधे सर्कल में जो भी हम डायमीटर से ट्रायंगल बनाएंगे, व्यास से बनाएंगे, वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अगर व्यास से सर्कल के आधे पोर्शन में, कोई सा पोर्शन ले लो, ऊपर का ले लो चाहे नीचे का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्कल के व्यास से जब हम आधे सर्कल में एक ट्रायंगल बनाएंगे तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनती है। ये प्रॉपर्टी याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट जो यहां पर दिखाई दे रही है आपको ए बी सी डी, यहां पर ए बी सी डी जो है, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है, क्या पहचान होती है, इसके जो चारों पॉइंट हैं ए बी सी डी वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, जो सेंटर है वो इसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है, सेंटर अंदर आ जाना चाहिए। पता लगा आपने कहा कि सर जी ये है सेंटर और ये हमने बना दी ए बी सी डी तो सेंटर तो अंदर नहीं आया ना, तो फिर ये साइक्लिक नहीं होगी, ठीक है। इसके चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे तो हैं, लेकिन सेंटर इसके अंदर नहीं आया, तो सेंटर इसके अंदर आ जाना चाहिए, तभी वो साइक्लिक होगी। तो याद रखना, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसके सभी एंगल्स का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का टोटल, सॉरी, सभी एंगल्स का तो 360 होता है, ए बी सी डी, ये तो होगा 360, लेकिन एंगल ए प्लस सी और एंगल बी प्लस डी यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि संपूरक होते हैं। मतलब क्या कि ए और सी इसका टोटल 180 होगा और बी और डी का टोटल भी 180 होगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि ये वाला एंगल 70 डिग्री है, अगर ये एंगल 70 है तो ये 110 और 70 180 हो गया ना, तो ये 110 होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का जो टोटल होता है दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। इसी की अगली प्रॉपर्टी क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर का मतलब जो बाह्य कोण होता है, एक तो होता है जो अंदर एंगल बनता है, एक होता है जो बाहर बनता है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल तो क्या है, इंटीरियर एंगल है, अंदर के कोण है, और ये जो बाहर बना है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाह्य कोण होता है, वो विपरीत अंत्य कोण के बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। कैसे होता है, देखो रट्टे नहीं मारने, समझने चीजों को। मैंने अभी आपको बताया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हमारे पास है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मैंने कहा ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा 110। मैंने बताया इन दोनों का टोटल क्या होता है 180 होता है, अगर ये 70 है तो ये 110 है। फिर एक बात याद रखना कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका टोटल कितना होता है 180। ये देखो आधा चांद दिख रहा है ना, अगर ये पूरा हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो आधा जो सर्कल है वो 180 डिग्री एंगल यहां पर बनता है। तो स्ट्रेट लाइन पर ये 110 हुआ तो फिर ये कितना हुआ 70, तो क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं हुआ, बिल्कुल बराबर हुआ। तो यही प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण विपरीत अंत्य कोण के बराबर, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड टू टेंजेंट, स्पर्श रेखा से रिलेटेड। क्या कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से
स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे। देखो ये ए बी क्या है, ये स्पर्श रेखा है जिसने सर्कल को पी पॉइंट पे स्पर्श किया, टच किया। तो अगर मैं ओ से इस पी पॉइंट को मिलाता हूं तो ये इस पे परपेंडिकुलर का काम करेगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे स्पर्श रेखा ने सर्कल को टच किया उसको मिलाते हैं तो वो इस पे 90 डिग्री का एंगल यानी कि परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। फिर अगला पॉइंट है कि अगर मैं किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से, बाह्य बिंदु से सर्कल की स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो देखो यहां से ए कोई एक बाहरी पॉइंट है जिससे एपी और ए क्यू सर्कल की स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, यानी कि एपी जो है वो ए क्यू के बराबर होगी, यहां पे लिखा भी हुआ है। क्लियर। और ये तो मैंने अभी बताया था कि सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को मिलाता हूं तो यहां पे ये 90 डिग्री का काम करता है। ठीक है, क्लियर है, याद रखना। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है वो। ये कैसे है और एक ये ऐसे, तो सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये 90 90 180 हो गया। और ये है एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा हो। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर के एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 360। अगर ये इसका नाम रख दूं मैं ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360। ठीक है, सभी अंदर के एंगल्स का टोटल किसी चतुर्भुज का कितना होता है, 360 डिग्री। तो तुम मुझे बताओ, ये 90 ये 90, ये तो 180 हो गया। तो ये अगर इनका टोटल 180 है तो फिर इनका टोटल भी तो 180 होगा। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा। भाई अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 में से 50 माइनस कर दो यानी कि 130 होगा। ठीक है, तो याद रखना, ये एंगल देके आपसे ये पूछ सकते हैं या ये देके आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। चलो इसको ऐसे ही समझ लो, इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर जो ये ऊपर वाला सर्कल है, इसमें दो कोड है जो एक दूसरे को अंदर की ओर टच कर रहे हैं। देखो एक ये है जीवा ए बी, एक ये है सी डी, ये एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है। यहाँ पे प्रॉपर्टी वो क्या होगी कि एपी इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू में पीडी। फिर से देखो मैंने क्या बोला, ए से पी तक, पी से बी तक, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, सी से पी तक और पी से डी तक। ठीक है, अभी आगे नीचे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूं। तो ये देखो, ये लिखा हुआ ना, पी ए इंटू पीबी, या तो यहां से देख लो पी से ए तक, पी से बी तक, और पी से सी तक, पी से डी तक। तो आप एपी बोले या पीए बोले, बात बराबर है, बात तो इसी की हो रही है ना, इसी लाइन की। ठीक है, तो जहां पे ये टच करेंगी वहां से इस कोड के दोनों पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट इस दूसरी कोड के दोनों पॉइंट जो है वहां तक के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना आपने। सिमिलरली अगर दो कोड, दो जीवाएं बढ़ाने पर किसी एक बाह्य बिंदु पी पर कट करती हैं, ठीक है, अगर किसी एक बाहरी बिंदु पी पे कट करती हैं, यहां पे अंदर कट कर रही थी पी पॉइंट पे, यहां पे ये दोनों बढ़ाने पे एक बाहरी बिंदु पी पर कट कर रही है, तो पी से ए तक का और पी से बी तक का, मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक और एंडिंग पॉइंट तक का जो प्रोडक्ट होगा वो इससे दूसरी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो सिमिलरली पी से ए तक और पी से बी तक जो बराबर होगा किसके, पी से सी तक और पी से डी तक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना इस पॉइंट को। इसके अलावा एक पॉइंट ये कि अगर सर्कल में एक तो हमारी क्या है, टेंजेंट है, और एक यहाँ पे कोड जो है उसको बाहर बढ़ाया तो वो पी पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस तरह का अगर हो आपके पास तो पीटी का स्क्वायर जो होगा वो पी ए इंटू में पीबी के बराबर होगा। ये लिखा है यहाँ पे पीटी स्क्वायर, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो पी से ए तक इंटू में पी से बी तक के बराबर होगा। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपने चीजें। इसके अलावा नेक्स्ट में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज दे रखी है जिसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये सर्कल जो है इस क्वाड्रिलेटरल, इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहां से आपने याद रखना है कि ए बी प्लस सी डी, यानी कि इन दोनों साइड का जो टोटल होगा वो इन दोनों साइड्स के टोटल के बराबर होगा। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड का टोटल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन कैसे देगा, ये साइड आपको बता देगा मान लो 10 सेंटीमीटर, ये बोल दिया 15 सेंटीमीटर, ये बोल दिया मान लो 11 सेंटीमीटर, बोला ये कितनी होगी, तो बस इसमें वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं आप उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों सर्कल को टच करे। ठीक है, तो देखो यहां पे ए बी एक ऐसी स्पर्श रेखा है जो इस बड़े सर्कल को भी टच कर रही है और छोटे सर्कल को भी टच कर रही है, यानी कि ये दोनों सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, और यहां से इस सर्कल के सेंटर और इस सर्कल के सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है उसे डिनोट किया गया है डी से। तो अगर आपको कोई पूछे कि ए बी की लंबाई कितनी होगी, तो आप इसको निकालेंगे इस फॉर्मूले से, विच इज डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपको कैसे करना है, याद रखना इसमें कि अगर दो सर्कल की हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है, दो तरह से यहां पे देखो, ये एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो एक जो ऐसे टच करके गई। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली एक नीचे भी टच कर सकती है, दो हो गई, और भी हो सकती है क्या? दो सर्कल की कितनी हम कॉमन टेंजेंट दो वृत्तों की कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं? तो एक तो ये, एक ये, दो हो गई। एक ऐसे भी तो खींच सकते हैं, तिरछी, जो इसको भी टच कर रही है इसको भी, और सिमिलरली एक ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो सर्कल अलग अलग हैं तो इनकी हम चार कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, जिसमें से दो सीधी सीधी हैं और दो ये तिरछी हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जो ये तिरछे वाली है, और ये सीधे वाली को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कैसे निकलेगी? फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। इसी के साथ ये आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि तिर्यक, उसमें क्या शब्द लग जाएगा आगे? तिर्यक। तो पहले हमने इसकी बात की थी, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली जो है, ये वाली कह लो या ये वाली कह लो, दोनों में से कोई कोई भी हो सकती है। तो इसमें देखो ये तिरछे वाली है, तो यहां से अगर मुझे ये यहां से ए से बी तक निकालना है, ये यहां पे है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये यहां नहीं है, ये यहां पर है, ए से बी तक। तो इसमें निकालेंगे हम डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो दोनों फार्मूले सेम है यहां तक, बस यहां प्लस और माइनस का फर्क है। अगर तिरछे वाली है तो प्लस आएगा, और अगर सीधे वाली है तो यहाँ पे माइनस आएगा। और डी दोनों सर्कल के बीच के सेंटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दोनों सर्कल अगर टच करेंगे एक दूसरे को, तो जितना रेडियस इसका होगा और जितना रेडियस इसका होगा, इन दोनों को प्लस करने से आपको मिलेगा डी। ठीक है, ये डिस्टेंस इनके बीच के सेंटर का दे रखा है। और दो सर्कल जब टच करते हैं तो इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं? तो एक तो ये वाली जो दोनों को टच करेगी, एक ये वाली जो दोनों को टच करेगी, और एक ये जो दोनों को टच करेगी, तो फिर तीन ही खींच सकते हैं। और अगर अलग अलग हैं तो फिर चार खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान से करें, तभी आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, नहीं तो मुश्किल लगेंगे ये। ठीक है, तो नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहे? कह रहे यदि ओ केंद्र तथा एडी व्यास वाले वृत्त की जीवाएं ए बी बी सी और सी डी बराबर हैं, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा? इफ ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल विद ओ एज सेंटर एंड ए डी डायमीटर, देन एंगल ए ओ बी इज। तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा कि हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है। ठीक है, इसका जो व्यास है वो क्या है? एडी है। ओ इसका सेंटर है, एडी जो है इसका व्यास है। ये बात आ रही है समझ में? इस बात में कोई दिक्कत है आपको? क्लियर? तो अब मुझे बताओ, यहां पे बोला ए बी बी सी और सी डी ये जीवाएं हैं, तो ए से शुरू हुई ए बी, बी सी, ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी डी है। ठीक है, ये वृत्त की जीवाएं हैं। क्लियर है? तो एंगल ए ओ बी पूछ रहा है आपसे, ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान दो, यहां पे सिर्फ ये बोला गया है कि ए बी बी सी और सी डी जो वृत्त की जीवाएं हैं वो आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, ये आपस में क्या है? बराबर है। देखो लिखा है ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये बराबर है आपस में। तो अब आप मुझे बताओ, एक सिंपल सा पॉइंट, हमसे ये वाला एंगल पूछना चाह रहा है, तो मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसको भी मिला दूं, तो अगर ये तीनों जीवाएं सेम है तो ये सेंटर पे एंगल भी सेम बनाएंगी। क्यों भाई? ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? मैंने बताई थी कि अगर वृत्त की जीवाएं सेम है तो ये सेंटर पे एंगल भी सेम बनाएंगी।
यानी कि ये एक्स बना रही है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उनका टोटल कितना होता है 180। ठीक है, तो एक्स 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 यानी कि 3x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये करना था इस क्वेश्चन में, तो प्रॉपर्टी आती है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से गुजरता है, तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर intersect such that each passes through the center of each other, then the common chord of the circle is। तो अब इसको बनाते हैं। पहले देखो, पहले बनाना पड़ेगा, सही बनेगा तभी आंसर आप बता पाएंगे। तो यहां पे मैंने एक बना दिया ब्लैक कलर का सर्कल, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और एक बनाएंगे हम रेड कलर का सर्कल। ठीक है, और ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होकर गुजर रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं मैं बनाने की कि सेम दिखे ही आपको। ठीक है, ये दो सर्कल हैं, छोटे बड़े दिखें तो ऐसा मत समझना, क्योंकि दोनों जो हैं एक दूसरे के, इसमें लिखा है आर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त, दोनों सर्कल जो है वो सेम है। तो ये मत समझना कि सर ये छोटे बड़े दिख रहे हैं, भाई ऐसे बनाए है ना, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। तो एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, एक दूसरे के सेंटर से आपस में पास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा, यानी कि एक ऐसी कोड, ऐसी जीवा मुझे लेनी है जो ब्लैक सर्कल की भी हो और जो व्हाइट सर्कल की भी हो। तो वो जो जीवा होगी वो कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। इसका नाम हम रख देते हैं ए बी। तो हमें इस ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ पे करना है। ठीक है, ठीक है, ये देखो ब्लैक सर्कल की भी कोड है और ये रेड सर्कल की भी कोड है, तो इसको बोलते हैं हम दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा, यानी कि कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट नहीं, कॉमन कोड। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर मैं इसको यहां से मिला दूं आपस में, तो तुम मुझे एक बात बताओ, यहां से सेंटर से यहां तक क्या होगा, ये रेडियस होगा। ठीक है, सिमिलरली सेंटर से यहां तक मिला दूंगा तो ये भी रेडियस होगा, और सेंटर से यहां तक मिला दूंगा तो ये भी रेडियस होगा। ये सारे ही क्या है, रेडियस है। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान दो, मैंने अभी जो बात आपको बताई, क्या कि अगर मैं सेंटर से, ये हमारा कोई सर्कल है, सेंटर से यहां पे मिलाऊंगा तो ये क्या होगा, रेडियस नहीं होगा, और सेंटर से यहां मिलाऊंगा तो ये भी तो रेडियस होगा, होगा ना। भाई सेंटर से जब भी मैं सर्कल की बाउंड्री को मिलाता हूं तो वो रेडियस होता है। तो इस सेंटर से यहां बाउंड्री पे ब्लैक वाले सर्कल में बाउंड्री मिलाया तो ये रेडियस, यहां से इस ब्लैक बाउंड्री को मिलाया तो ये रेडियस, और इधर से इसको मिलाया तो ये रेडियस। अब दोनों सर्कल सेम है तो फिर आर 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 ही होंगे यहाँ पे, और ये आर 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 से, ये तीनों समान साइड से हमारी एक ट्रायंगल बनी, जिसका नाम होता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस जो ट्रायंगल का नाम होता है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी वाले इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, मेंसुरेशन में पढ़ाया है मैंने इसके बारे में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाली जो क्लास है उसमें मेंसुरेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अपडेटेड सिलेबस के साथ, जिसमें पिरामिड और प्रिज्म भी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप वो देख लेना, नहीं देखी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप मैथ प्रैक्टिस सेट 2023 वाली प्लेलिस्ट को देखेंगे, उसमें आपको मेंसुरेशन वहां मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसमें ये जो है, ये इसकी हाइट है। दिस इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये हाइट जो है, ठीक है, जिसका नाम हम रख लेते हैं एओ। ये एओ जो होती है, ये होती है √3/2 इंटू में साइड, और साइड क्या है इसकी, आर। देखो मैंने क्या बोला, ये जो हाइट है ये कितनी होती है, √3/2 इंटू में साइड, साइड कितनी है, आर। तो आर मैंने यहाँ पे लिख, क्लियर है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे एओ पता लग चुकी है, तो एओ और ओ भी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये जितने ये है उतना पोर्शन ये भी होगा। देयरफॉर अगर हमसे ए बी पूछ रहा था तो दिस इज ट्वाइस ऑफ एओ। तो मैं √3/2 इंटू आर का अगर ट्वाइस करता हूं तो ये कट जाएगा, और आंसर बनेगा √3 टाइम आर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं था, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसमें दे रखा है। ठीक है, अगर ये सही बनेगा तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनी हमारी कैसी, इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। हर एक एंगल इसका 60 डिग्री का होता है, ये भी बता दूं आपको। इसके अलावा अगर मैं सेंटर से यहाँ पे इसको मिलाता हूं तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है, और इस पे 90 डिग्री भी होता है। इसी को आप जो बोलते हैं हाइट बोलते हैं इसकी। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री भी होगा,
ठीक है। और इस हाइट को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फार्मूले से, विच इज √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो साइड इस ट्रायंगल की आर थी, इसलिए ऐसा लिखा गया। तो डबल कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ केंद्र वाले वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री और एंगल बी ओ सी 120 डिग्री हो, तो एंगल ए बी सी क्या होगा? इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू 120 डिग्री, देन एंगल ए बी सी। अब देखो, पहले बनाना आना चाहिए। बनाएंगे कैसे? ये सर्कल बना लो। सर्कल में ये क्या है? इसका सेंटर है। अब उसके बाद बोला कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, तो ओ सेंटर है, तो ए यहां ले लिया हमने। ठीक है, दिस इज ए, ये 90 डिग्री और ये बी, और ये हमारा पॉइंट है ओ। ठीक है, ध्यान दो, ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 हमने ऐसे बना लिया। फिर कह रहा है एंगल बी ओ सी 120 है। बी ओ और सी कहां पर होगा? यहां पर, वो 120 बन जाए। तो मुझे बताओ, सीधा लाइन को मिला दूंगा तो 180 बनेगा। अगर ये लाइन सीधी मिला दूंगा तो ये तो पूरा 180 बन गया, लेकिन मुझे 120 बनाना है, तो ये कहीं ना कहीं सी यहां पर होगा। दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो हमसे पूछ रहा है एंगल ए बी सी कितना होगा? ए बी सी। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा मिला लेना भाई, 120 के चक्कर में टेढ़ा मिला दिया मैंने। ठीक है, ये 120 है। तो तुम मुझे बताओ, हमें से ये एंगल बनाना है, बताना है कितना होगा ये वाला। ठीक है, उसने पूछा एंगल ए बी सी। ए बी सी, तो अब देखो यहां पे, अब ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, ओ से ए और ओ से बी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि रेडियस है भाई। ओ ए जितना होगा उतना ही ओ बी भी होगा। तो आपको बता दें, ये बनेगी हमारी क्या? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब कुछ बता रखा है भाई। ये मत बोलना कि सर जी ये क्या आ रहा आज। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये होगी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या पहचान होती है इसकी? दोनों साइड आपस में इक्वल होती है। और याद रखना, इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। अब ये होंगे कितने कितने? तो मुझे बताओ, ये 90 है, तो इनका टोटल भी 90 बनेगा। तभी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 बनेगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अगर ये 90 है, तो इनका टोटल भी 90 बनेगा। और मैंने कहा कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि ये 45, तो फिर ये भी 45 होगा। ठीक है, तो 45 45 90 और 90 180। ठीक है, सिमिलरली अगर ओ बी रेडियस है, तो ओ सी भी तो सर्कल का रेडियस हुआ। तो अगर ये सर्कल का रेडियस हुआ, तो फिर ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। ये 120, तो फिर इनका टोटल 60 बनेगा। तो 30 यहाँ पे बना और 30 यहाँ पे बना। ठीक है, 120 ये है, तो ये दोनों एंगल, इनका टोटल कितना होगा? 60। तभी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 बनेगा। तो ये 120, तो 30 ये 30 ये हो गया ना 60। 120 और 60 180। तो ये वाला एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है? 45 और 30 कितना बनेगा? 75। कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ। ठीक है, आ गया समझ में? तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। कभी सोचो कि सर जी इसमें क्या होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेंसुरेशन का एडवांस फॉर्म है आपका, जिसको आप ज्योमेट्री के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में से बाह्य वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा एमएन आंतरिक वृत्त पर स्पर्श करती है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आउट ऑफ द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल is 26 centimeter and the chord MN of length 24 centimeter is tangent to the inner circle. The radius of the inner circle is। तो अब देखो, उसने जो बोला, पहली बात तो दो सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि टू कोसेंट्रिक सर्कल। दो कोसेंट्रिक सर्कल क्या होंगे? जिनका सेंटर सेम होगा। जिनका सेंटर क्या होगा? सेम होगा, उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक। ठीक है, जिन दोनों का सेंटर क्या हो? सेम हो, तो ये कोसेंट्रिक सर्कल हो गए। अब उसने कहा कि बड़े वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर, बाह्य वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त का ये डायमीटर, और 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा एमएन आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमने कोई कोड ले ली एमएन,
जो है 24 सेंटीमीटर और ये अंदर वाले सर्कल को स्पर्श करती है। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं सेंटर से इसको मिलाऊंगा, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं होगा? क्या ये बात बताई थी? बताई थी। फिर एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये कोड जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, आज की पहली प्रॉपर्टी बताई गई आपको। तो अगर ये पूरी 24 थी तो 12 इधर रह गई, 12 इधर रह गई। ये पूरी 24 थी ना, तो सेंटर से इसे परपेंडिकुलर डाला तो 12 इधर 12 इधर होगी। ठीक है, फिर जो बड़ा सर्कल है इसका डायमीटर कितना है? 26। तो ये पूरा 26 है, तो 13 इधर और 13 इधर। ये बात भी मैंने बताई थी। इस पूरे का हाफ कर दोगे तो रेडियस मिलेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? तो आपसे पूछना चाह रहा है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ये आपको बताना था। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको दिखाई दी हो, 13 12 यहाँ 12 13 लिखा है, तो ये कितना होगा? 5 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। मैं थोड़ा सा इधर बना के दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आपको ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है जिसमें ये 13 है, ये 12 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। किसी को ये ना पता लगे तो 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करके रूट ले देना। ठीक है, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो 13 और 12 25, और ये बनेगा 1, और 25 का रूट कितना होता है? 5। तो या तो ये याद रखना, क्या मैंने आपको पहले ही जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाई थी तो ये ट्रिपलेट्स मैंने आपको लिखवाए थे, और ट्रिपलेट तो मैंने अभी इस मैराथन में भी सिखाई है। लास्ट मैराथन जो पार्ट 3 था उसमें मैंने ये ट्रिपलेट आपको सिखाए थे। ठीक है, तो 5 12 13 का लास्ट वाली नहीं, सेकंड वाली में सिखाई है। ठीक है, थर्ड में नहीं, ये सेकंड नंबर वाली मैराथन में आपको ट्रिपलेट मिलेंगे, तो जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री करवा रखी है। तो 5 12 13, तो ये बन गया 5। तो आपसे क्या पूछ रहा था? रेडियस पूछ रहा था छोटे सर्कल का, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बशर्ते कि कंसेप्ट थोड़ा सा मालूम हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र की 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से दूरी कितनी होगी? द डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज। अब देखो पहले बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है भाई, एक सर्कल हो गया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर जो है वो इसका व्यास है, और केंद्र से 16 सेंटीमीटर वाली जीवा की दूरी, ये इसका सेंटर है, ये 16 सेंटीमीटर की क्या है? जीवा है। ठीक है, ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, और ये सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, ये सर्कल का डायमीटर है जो कि कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ 20 है तो फिर 10 यहाँ 10 यहाँ, और सेंटर से ये कितनी दूर है इसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। मैंने बताया भी था ये पॉइंट आपको कि कोई कोड सेंटर से कितनी दूरी पर है तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर देखें। ठीक है, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा। तो ये पूरी अगर 16 थी तो 8 इधर रह गई। ठीक है, और ये बन गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो फिर ये 6 हो गया। तो आंसर बन गया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस लगा लेना, अभी तो समझाई थी मैंने। ये 8 है, ये आपकी सॉरी ये 10 है, ये 8 है, ये आपको निकालनी थी। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, या फिर ट्रिपलेट याद रखना, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। जिसको ट्रिपलेट ट्रिपलेट नहीं समझ में आ रहा तो बस वो याद रखना 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर। जब भी बड़ी साइड दे रखी हो तो इसके स्क्वायर में से छोटी साइड का स्क्वायर माइनस करके रूट लेते हैं। ठीक है, और जब सबसे बड़ी साइड अगर ये निकालनी पड़ जाती, मान लो ये 6 दे रखी होती और ये निकालनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट। तो बड़ी साइड बनाने के लिए प्लस आएगा और छोटी बनाने के लिए माइनस आएगा। ठीक है, तो आंसर फटाक से आपका आ जाएगा अगर आप इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडी एक वृत्त का व्यास और एबी एक जीवा है। यदि एडी 34 सेंटीमीटर, एबी 30 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से एबी की दूरी ज्ञात कीजिए। एडी इज डायमीटर ऑफ सर्कल एंड एबी इज अ chord. If AD 34 and AB 30 सेंटीमीटर, then the distance of AB from the center of circle is equal to। तो बना लो भाई, पहले सबसे पहले एक सर्कल बना लो। सर्कल बना लिया हमने। एडी एक वृत्त का व्यास है, ये व्यास भी बना दो भाई, ए डी, ये वृत्त का व्यास है। फिर कह रहा है ए बी एक जीवा है। ठीक है, ए बी एक जीवा है, ये हमने ए बी ले ली, ए से ही निकली है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो मुझे ये देखना है ये जीवा इससे कितनी दूरी पर है, तो मैं क्या करूंगा, इससे परपेंडिकुलर डाल दूंगा। ठीक है, क्या डाल दूंगा? परपेंडिकुलर डाल दूंगा, लंब डाल दूंगा इसमें। क्लियर? तो अब मुझे बताओ
AD कितनी है 34, AD 34 है तो 17 इधर होगी 17 इधर होगी, और AB कितनी है 30 तो 15 इधर होगी 15 इधर होगी। ठीक है, ऊपर अच्छा ना लगे तो नीचे बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या आएगा 8, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है भाई। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं ट्रायंगल बना के भी दिखा देता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें ये 17 दे रखा है, ये 15 है, ये आपको निकालना था। तो जैसे मैंने अभी 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का रूट किया था, या तो वैसे कर लेना, या 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, सेकंड क्लास में देख लेना। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो देखो कितने आसान क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका ये ऐसे अच्छा नहीं लगा तो ऐसे उल्टा नीचे बना लेना। ये कह रहा है कि यहाँ पे PT 5 सेंटीमीटर है, PA 4 है, और AB आपकी X है, तो आपसे पूछ रहा है AB की वैल्यू क्या होगी, X पूछ रहा है। तो ध्यान दो, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि P इंटू टी का स्क्वायर क्या था, P इंटू टी का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, P से A तक स्टार्टिंग पॉइंट तक और P से उस एंड वाले पॉइंट तक, तो PA इंटू में PB इसके बराबर होता है। तो PT क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू PA, PA कितनी है 4 इंटू में PB कितनी लिखूं, तो आप लिखेंगे 4 प्लस एक्स। ठीक है, ध्यान रखना यहां पे PA है 4 और PB कितनी होगी 4 जमा एक्स, ये लिखने का भी एक्स लिख दो। ठीक है, तो ये करेंगे 25 आएगा इक्वल टू 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 इंटू एक्स 4x, ये 16 इधर आएगा तो 9 बन जाएगा 4x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या आएगी 9/4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है 9/4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 9/4। ठीक है, क्लियर, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। Chords AB and CD of a circle intersect externally at P if AB 6, CD 3, PD 5, then the length of PB is। एक वृत्त की दो दीवारें AB तथा CD एक दूसरे को वृत्त के बाहर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AB 6 है, CD 3 है, PD 5 है, तो PB की लंबाई क्या होगी। तो पहले क्वेश्चन को आपने बनाना है AB और CD ऐसे, इसका नाम है AB और इसका नाम है CD, एक दूसरे को बाहरी बिंदु P पर ये कट कर रही है। ठीक है, क्लियर है। फिर AB जो है वो 6 है, AB 6 सेंटीमीटर दे दी, और CD कितनी है भाई, CD 3 सेंटीमीटर दे दी। PD कितनी है, ये 5 है, और आपसे पूछ रहा है PB, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि PA P से स्टार्टिंग पॉइंट तक कोड के, P से एंड पॉइंट तक कोड के, वो PC इंटू PD के बराबर होता है, यानी कि PA इंटू में PB इक्वल टू PC इंटू PD के बराबर होते हैं। बस रखो वैल्यू, PA कितना लिखूं 6 प्लस एक्स, ये ध्यान रखना है, ऐसे कभी गलती से लिख दो, बोला जी 6 हो गया। PB कितना होगा, PB कितना हो गया x इंटू एक्स इक्वल टू PC, P से C तक 5 और 3 8, और P से D तक कितना बनेगा 5। क्लियर है, तो ये बन गया आपका 40 इक्वल टू 6x प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही बनेगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चली गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर तुम जाके सोल्व करोगे, तो काहे की जरूरत है आप इसको ऐसे करें, आप सीधा क्या करें भाई 8 पंचे 40 होते हैं। ठीक है, और मुझसे x की वैल्यू निकालनी है, या तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सोल्व करूं, या सीधा सा क्या करूं, x की वैल्यू ऑप्शन में लिखी तो ही है, इन्हीं में से तो कोई होगा, तो आप ऑप्शन से उठा लो। मान लो ऑप्शन ए उठा लिया, तो x की वैल्यू अगर 5 होगी तो ये बनेगा 5 इंटू में 6 प्लस 5 11, तो 11 पंजे 55, ये तो आएगा ही नहीं 40, तो ये ऑप्शन तो आंसर है ही। अगर मैं ऑप्शन सी उठा लूं तो 6 है, तो ये बनेगा 6 प्लस 6 बनेगा 12, 12 इंटू 6 कितना बनेगा 72, तो ये भी आंसर नहीं है। तो मुझे कोई छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि इनसे तो बड़ा बड़ा बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ऑप्शन डी को उठा लेता हूँ। ऑप्शन डी को उठा लिया तो 6 प्लस 4 बन गया 10 इंटू में 4 विच इज इक्वल टू 40, सेटिस्फाइड, तो आंसर क्या बन गया 4। ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सोल्व करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, यहां से
4, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 6 जमा 4 10, 10 चौके 40, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। Two parallel chords are drawn in a circle of diameter 30 centimeter. The length of one chord is 24 centimeter and the distance between the two chords is 21 centimeter. The length of other chord is 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं हैं। यदि एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर हो तो दूसरी जीवा की लंबाई कितनी हो? ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको बना लो, ये सर्कल हो गया, ठीक है भाई। इसका व्यास कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसका व्यास 30 सेंटीमीटर है, ये इसका व्यास ले लिया मैंने 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 30 है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक काम करते हैं, व्यास को अभी नहीं बनाता, बाद में बनाएंगे, अलग तरीके से बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाते। यहां से इसका डायमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना होगा? 30 का आधा यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो बात बताई थी मैंने, अगर व्यास 30 है तो रेडियस 15 हो गया, ठीक है। अब एक जीवा 21 है और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, एक जीवा 24 है, ठीक है, ये जीव लिखा हुआ है। यदि एक जीव की लंबाई 24, जीव नहीं है ये जीवा है, कोड है, ठीक है, एक की लंबाई 24 है, तो ध्यान रखना ये हमने ले ली 24, ठीक है। दूसरी की लेंथ हमसे पूछ रहा है, ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये 24 है, तो मैं इसको मिला देता हूं इस तरह से। ये सेंटर है, ये 90 डिग्री का काम करेगा, ठीक, ये पूरी 24 है तो 12 इधर 12 इधर हो गया। क्लियर है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। और दोनों जीवाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो 21 है, तो ये आपका कितना है? 21, इनके बीच का डिस्टेंस। क्लियर है, तो कह रहा है दूसरी जीवा की लंबाई, यानी कि मुझे इनका नाम लिख लेना चाहिए ए बी सी डी। तो मुझे सी डी बतानी है कि ये कितनी लंबी होगी, ठीक है। अब जो पॉइंट हमने पहले नहीं लिखा था वो कर लेते हैं। ये 15 है तो इसको हम मिला लेते हैं ऐसे। देखो ये 15 क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं आपको समझा दूं यहां पे। अब इसको करने का तरीका क्या होगा मुझे बताओ। ये 15 है, ये 12 है, ठीक है, ये 15 ये 12, तो पाइथागोरस से तुम इसको निकाल सकते हो, ठीक है। आपको बता दें 3 4 5 का ट्रिपलेट था, फिर मैंने इसी से ट्रिपलेट बनाया, 4 गुना कर दो तो 3 चौके 12, नहीं 3 गुना कर दो, 3 गुना करूंगा तो 3 तिया 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तो यहां पे देखो तुम्हें 12 और 15 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली कितनी आएगी? 9 आएगी, ठीक है, ये वाली 9 आएगी। एक तरीका तो ये है, ध्यान रखना मैं जो तरीके बता रहा हूं, ये ट्रिपलेट 3 4 5 का मैंने तुम्हें लिखवाया था। किसी बच्चे ने नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, भड़क ना ले। वो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रही है ना, ये वाली ऐसे, इसमें ये 15 है, ये 12 है, 90 के सामने वाली सबसे बड़ी साइड होती है, ये निकालनी है। तो क्या करोगे? 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। बताया मैंने कि जब बड़ी साइड दे रखी हो तो इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। 15 प्लस 12 कितना हो गया? 27, और 15 में से 12 गए 3, 27 से 81 का रूट कितना होगा? 9। तो एक तरीका तो है कि आप इसको 9 निकाल लें ऐसे, ठीक है। मैं एक तरीका बता रहा हूं, फिर दूसरा बताऊंगा। ये 9 निकल गई, ये पूरी 21 है, तो मुझे बताओ ये 12 होगी कि नहीं होगी? ये 9 है तो ये 12 होगी, ठीक है। ये 12 ये 15, तो फिर ये कितनी होगी? 9। फिर 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, ये भी ऊपर भी आया 9 12 15, तो ये 12 ये 15, तो फिर ये 9, ठीक है। तो ये 9 हो गया, तो फिर ये भी 9 हो गई, और 9 दूनी 18 होगी सीडी की लंबाई, और क्वेश्चन हो गया 100। 18 18 कहां लिखा? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करना था, तो ये है इसका एक तरीका। किसी को ये तरीका अच्छा नहीं लगा हो तो एक बात याद रखना मेरी छोटी सी, ये आपको फायदा देगी कहीं ना कहीं। ये बात जो है ये है कि जितनी ये होती है, ठीक है, ये कितनी है?
यहां से यहां तक जितनी ये है 12 सेंटीमीटर, उतनी सेंटर से दूसरी कोड की डिस्टेंस होगी। यानी कि ये 12 है तो फिर ये भी कितनी होगी, 12। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूं कि जितनी दूरी ये है उतनी सेंटर से दूसरी कोड की दूरी होगी, दूसरी जीवा की, यानी कि ये वाली। और जितनी ये है उतनी सेंटर से दूसरी कोड की दूरी होगी। तो मुझे बताओ ये 12 आ गई तो ये कितनी बची, 9। जितनी ये है उतनी ये होगी, ये 9 तो फिर ये भी 9। या पाइथागोरस से 15 12 9 ट्रिपलेट से भी निकाल सकते थे। जैसे ये 12 पता लगी तो 15 12 से ये 9 आ जाएगी ट्रिपलेट लगा के। या फिर ऐसे याद रखना कि जितनी ये होगी उतनी सेंटर से दूसरी कोड की दूरी होगी, और जितनी ये होगी इतनी सेंटर से दूसरी जीवा की दूरी होगी। ये सेंटर से दूसरी जीवा की दूरी, ये सेंटर से इस पहले वाली जीवा की दूरी। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड समझ में आया उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB 10 centimeter and CD 24 centimeter. If the chords are on the opposite sides of the center and the distance between them is 17 centimeter, then the radius of the circle is। किसी वृत्त की दो समांतर जीवा AB तथा CD इस प्रकार है कि AB 10 सेंटीमीटर और CD 24 सेंटीमीटर है। यदि दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं तो उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोनों अपोजिट साइड में है, तो एक इस साइड है एक इस साइड है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे मन में ऐसा आएगा कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आपको मैं बता दूं जितना सेंटर के नजदीक कोड होगी उतनी तो बड़ी होगी। जैसे ये सेंटर के जितनी ज्यादा नजदीक जाएगी उतनी बड़ी होती चलेगी, और जितने सेंटर से दूर होगी उतनी ये छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे AB और CD जो है, जिसमें से AB 10 है तो AB ये नीचे वाली है हमारी, क्योंकि ये सेंटर से ज्यादा दूर है, और CD जो है वो ऊपर वाली है, ये 24 है। तो अगर मैं इसको मिला दूं तो मुझे बताओ ये 24 है तो 12 इधर 12 इधर, ये 10 थी तो 5 इधर 5 इधर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बताया था मैंने। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो अब मुझे करने की जरूरत है ही नहीं। इसने क्वेश्चन में बोला कि दोनों जीवाओं के बीच का डिस्टेंस 17 है। अब देखो मैं करके भी दिखाता हूं। मैंने अभी क्या बात समझाई थी कि अगर ये 12 है तो सेंटर से दूसरी जीवा की दूरी 12 होगी, यानी कि ये 12 होगी, बताई थी ना। ये 12 है तो सेंटर से दूसरी जीवा 12 पे दूर। ये 5 है तो सेंटर से ये वाली भी कितनी होगी, 5 होगी। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो मुझे बताओ ये पूरा 17 आ गया कि नहीं आ गया, सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा। देखो 12 और 5 17, और इसने बोला भी है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है, तो ये 17 सेटिस्फाई हो रहा है। तो मुझे बताओ ये 5 ये 12, तो फिर ये कितना होगा ट्रिपलेट से, 13 होगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। किसी को नहीं बनाना आता तो फिर वो ये चलाएगा, ये 5 है ये 12 है, ये पूछ रहा है सबसे बड़ी साइड पूछ रहा है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर का रूट, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इसका रूट ले देंगे, कितना बनेगा 169 का रूट कितना होता है 13। तो आंसर बनेगा 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बात आई समझ में, क्या करना था पता लगा। चलो पता लग गया, तो फिर अगला टॉपिक हमारा आ चुका है ट्रायंगल एंड इट्स सेंटर्स। ये सारे टॉपिक सिलेबस में मेंशन है। कभी सोचो कि मैं अपने पास से बना लाया, अपने पास से कुछ नहीं लाया मैं, ये सब कुछ मेंशन है उसमें सिलेबस में। तो नेक्स्ट आपका जो आ गया वो ट्रायंगल के बारे में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे आप तीन तरह की ट्रायंगल देखेंगे। तीन तरह की कौन कौन सी, एक तो होती है एक्यूट एंगल। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आप तीन तरह की, तरह नहीं होता तरह होता है, तीन तरह की ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, मेरा भी ना बस कई बार ऐसे हो जाता है कि ट्रैन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। समझ में आ रहा है ना, बस बात ये है कि समझ में आना चाहिए जो मैं बता रहा हूं कि ट्रायंगल और इसके केंद्र, सेंटर। त्रिभुजों में कुछ केंद्र होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो केंद्र क्या होते हैं कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, इस ट्रायंगल का नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में क्या, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज।
जिसका हर एंगल जो होता है वो, इसका हर एक एंगल जो होगा दिस इज लेस देन 90 डिग्री, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये जितने भी एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। समझ में आ गई। दूसरी क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको आप क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसी होती है, ये तो अभी पढ़ते ही आ रहे हैं, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का हो, इसमें एक एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। और बाकी के जो दो बचे वो सेम हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। ठीक है, कैसी दिखेगी, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का दिखेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और तीसरी हमारी होती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक एंगल जो होता है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसका एक एंगल 90 से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ये जो नोटेशन लगाए हैं ध्यान रखना, जिधर ये चोंच है उधर ये छोटा होगा, यानी कि 90 छोटा है इस थीटा से, यानी कि थीटा जो वो 90 से बड़ा हो गया ना, लेकिन चोंच फर्दर 180 से इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, यानी कि 180 इस थीटा से बड़ा है, तो थीटा जो है वो 90 और 180 के बीच में लाई करेगा। तो ऐसा एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 180 डिग्री से कम और 90 से बड़ा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं 90 से बड़ा हो, वो क्या हो सकता है आपका, होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। कितना समझ में आ गया भाई, क्लियर। यहां तक अब ये समझ में आ गया, तो अब मैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करूंगा कि कौन सी ट्रायंगल के अंदर कहां कहां पर सेंटर होता है। एक तो सेंटर कहां होता है ये याद रखना है, एक वो बनता कैसे है, वो पर्टिकुलर सेंटर बनेगा कैसे। चार तरह के सेंटर हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर सेंटर है वो बनेगा कैसे, एक तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी मैं साथ के साथ बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। तो फिलहाल जो पहला आया है उसका नाम है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दिखाया जाए आपको, ये है ऑर्थो सेंटर। टाइम बचाने के लिए इसकी भी मैंने इमेज यहां पर लगा दी है, समझाऊंगा सारी बातें। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर, जिसे हिंदी में आप बोलेंगे लंब केंद्र, तो नाम से ही पता लग रहा है लंबों के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। ध्यान से समझना, यहां सारी डेफिनेशन लिखी है, मैं जो बता रहा हूं उस पे ज्यादा फोकस रखना। कभी आप पढ़ने भी शुरू हो जाए कि किसी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर, भाई ठीक है रट्टे मार लोगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा इसकी, मार लेना रट्टे, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बोला, ऑर्थो सेंटर, जिसे आप बोलते हैं लंब केंद्र, हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र, यानी कि लंबों का मिलान बिंदु ही आपका लंब केंद्र होता है। अब वो लंब कहां से आएंगे, आपको बता दो परपेंडिकुलर कहां से आएंगे। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इस पॉइंट से अगर मैं अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको हिंदी वाले लंब बोलेंगे, इसको एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना इसके अलग अलग नाम हैं। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट भी, या मैं त्रिभुज के जो लंबों का मिलान बिंदु वो भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कभी किसी क्वेश्चन की डेफिनेशन में एल्टीट्यूड वर्ड लिखा और तुम सोचो कि यार सर ने तो बोला था परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट था, तो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर दोनों सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते। ठीक है, तो मैंने बोला कि ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र जो होगा वो ट्रायंगल के परपेंडिकुलर्स का मीटिंग पॉइंट होगा। अब वो परपेंडिकुलर कहां से डालने हैं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से इसके अपोजिट साइड पे, जो भी ट्रायंगल आपकी दे रखी है उससे जो उसके वर्टेक्स हैं उससे अपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर डाल दो। देखो इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इस सी से एफ पे परपेंडिकुलर डाला और ए से डी पे परपेंडिकुलर डाला। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों एल्टीट्यूड है, तीनों लंब है, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिलेंगे इसी पॉइंट को आप बोलते हैं ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। याद रहेगा, ठीक है, डेफिनेशन यहां लिखी है, आप पढ़ लेना।
वर्टेक्स किसको बोलते हैं, शीर्ष बिंदु इसको बोलते हैं। तो 1, 2 और 3 वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर, ये सी पॉइंट वाला, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर पता लग गया सबको, भूलना मत। अब पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, यानी कि अलग अलग ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर अलग अलग जगह पर लाई करते हैं, ठीक है। लंब केंद्र जो होता है, सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मैंने बोला जिसके सभी एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। ए बी सी तीनों 90 से कम है, ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें जो ऑर्थो सेंटर होगा वो सेंटर के अंदर ही होता है, ये लिखा है त्रिभुज के अंदर होगा। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहां होगा, त्रिभुज के अंदर होगा, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां होगा, इस राइट एंगल वर्टेक्स पे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये होता है, जहां पे राइट एंगल बनता है, जैसे मैं समकोण त्रिभुज बनाऊंगा तो समकोण त्रिभुज में 90 कहां बनाया मैंने, यहां बनाया, तो यहां पे होगा आपका क्या, ऑर्थो सेंटर। तो याद रखना, पूछेगा आपसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र कहां पर होता है, तो नीचे 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से जो ऑप्शन बताएगी कि राइट एंगल वर्टेक्स पर होता है, ठीक है। तो आपका जवाब वो हो जाएगा। क्लियर है, बात याद रहेगी। तीसरा पॉइंट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां होता है, तो ध्यान रखना ऑब्ट्यूस एंगल में ये जो होता है कहां होता है, त्रिभुज से बाहर की ओर होता है, त्रिभुज से बाहर की ओर होता है, ठीक है। और कहां होगा, ऑब्ट्यूस में ऑर्थो सेंटर अधिक कोण वाले शीर्ष की तरफ होगा। तो अधिक कोण कहां बना, यहां पे बना, देखो ऑब्ट्यूस एंगल मैंने अभी अभी बताया था आपको, जो एंगल 90 से ज्यादा हो वो ऑब्ट्यूस है। तो ये वाला बना ना एंगल बी पे, तो इसकी साइड होता है यहां, ठीक है, लेकिन होगा ट्रायंगल से बाहर। और खींचा कैसे, देखो मैंने आपको ये बताया भी था, समझाया भी था, देखो रट्टा नहीं मारना है। मैंने कहा था ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट, लंबों के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है, ये बोला था। और वो परपेंडिकुलर कैसे खींचेंगे, सर्कल के वर्टेक्स से शीर्ष बिंदु से इसकी अपोजिट साइड पे। तो मुझे बताओ ये वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड है बीसी, तो इस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो परपेंडिकुलर तो सीधा ही आएगा ना, तो फिर इस साइड को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे तब जाके यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये बीसी साइड को एक्सटेंड किया, तब इससे परपेंडिकुलर खींचा। सिमिलरली सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है, एबी, इस एबी साइड को बढ़ाया, क्योंकि परपेंडिकुलर तो सीधा ही खींचेगा, ठीक है। 90 डिग्री तो ऐसे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नीचे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस पॉइंट से इसके अपोजिट पे वर्टेक्स पे 90 डिग्री खींच दिया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को आप बोलेंगे क्या, दिस इज ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। तो 3 ट्रायंगल हमने डिस्कस करी, तीनों में याद रखना, एक्यूट एंगल में न्यून कोण में अंदर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स जहां पे समकोण बना वहां पर होता है, और तीसरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में उस वर्टेक्स की तरफ होगा जहां पे ऑब्ट्यूस एंगल होता है, जहां पे सिर ये बड़े वाला जो है कोण होता है, इसकी साइड ही ये होता है, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल की साइड। इसके बाद सेकंड आता है हमारा इन सेंटर, जिसको आप बोलते हैं अंत केंद्र, ठीक है। अंत केंद्र कब बनेगा, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन की तरफ ध्यान मत दो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के मिलान बिंदु को, ठीक है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज इन सेंटर। देखो क्या है ये, मुझे बताओ, एबीसी एक ट्रायंगल दिख रही है, एबीसी, ठीक है। तो यहां पे ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये जो डॉटेड लाइन गई है, ये लाइन इस एंगल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो मान लो अगर ये पूरा एंगल 40 डिग्री का है, तो 20 ऊपर रह गया, 20 नीचे रह गया। क्लियर है, बात आई समझ में। इसी तरह से ये एंगल मान लो 60 डिग्री का है, तो इसके ये लाइन हमने खींच दी, तो ये 30 इधर रह गया, 30 इधर रह गया। सिमिलरली ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब समझ गए। तो ये कोण समद्विभाजक होगी, ये तीनों लाइनें, इनको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो कोण समद्विभाजक वाली लाइनें होंगी, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइनें, जहां पे जिस पॉइंट पे कट करेंगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर यानी कि अंत केंद्र। और ध्यान रखना, ये हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, इसमें कोई अलग ट्रायंगल नहीं पढ़नी है, जैसे उसमें राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल पड़ी थी, इसमें नहीं पढ़नी है। ये हमेशा ही कहां होगा, इसके अंदर होगा। और ये एक ऐसा पॉइंट होगा, ध्यान रखना, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये एक ऐसा पॉइंट होगा इन सेंटर अंत केंद्र जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। तो अगर बराबर दूरी पर है तो मैं इससे सेंटर लेके एक सर्कल भी खींच सकता हूं जो
ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, ठीक है। और इसी को, ये जो दिखाई दे रहा है आर, इसी को आप बोलते हैं इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो क्या बोलते हैं? इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो ये आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। क्लियर है? तो यहां तक ये बात समझ में आई। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ के देख लेना, बाद में समझाने का पॉइंट मैंने समझा दिया। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि वहां पे सिर्फ एक ही ट्रायंगल पढ़नी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जिसको आप बोलते हैं केंद्रक, इसको आप जी से भी डिनोट करते हैं, जो यहाँ पे जी लिखा हुआ है ये। तो ये क्या होता है? मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। याद रखना, पूछेगा ऑर्थो सेंटर क्या था, ठीक है, इन सेंटर क्या था, कैसे बना था, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट था हमारा इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या था? परपेंडिकुलर्स का मीटिंग पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर्स का मीटिंग पॉइंट, ध्यान रखना, ठीक। तो सेंट्रोइड क्या था? मीडियंस का मीटिंग पॉइंट। मीडियन क्या होती है? माध्यिका। यानी कि अगर मैं यहां से ये एक लाइन खींचता हूं तो ये इस सी बी लाइन के बिल्कुल मिड में काटेगी, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी कि जितना पोर्शन ये होगा, जितना पोर्शन ये होगा, उतना ही पोर्शन ये भी होगा, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया कि ए से जो लाइन खींची, ये बिल्कुल इस सी बी लाइन के बीच में जाके कट करेगी। तो जितना हमारा ये होगा उतना ही ये भी होगा। इसीलिए तो इस लाइन को हमने बोला मीडियन। मीडियन यानी कि माध्यिका, जो बिल्कुल मध्य में जाके काटे, वो होती है मीडियन, ठीक है। सिमिलरली हमने बी से ये लाइन खींची, ये इस एसी लाइन के बिल्कुल मिड में काटेगी। तो जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन आपका ये वाला भी होगा, ठीक है। जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी, तभी तो ये लाइन मीडियन का काम करेगी, ये वाली जो बी से हमने खींची है। और सिमिलरली ए से ये जितना पोर्शन होगा उतना ही पोर्शन ये वाला भी होगा। यहां पे 3 लाइनें लगा लो ताकि ये अलग नोटेशन आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो मीडियन क्या करती है? साइड के मिड में जाके कट करती है, और जब साइड के मिड में जाके कट करेगी तो एरिया भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूं, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। यहां से मैंने मीडियन डाल दी, ये एडी, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी कि एडी जो है वो इस बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि जितना बीडी होगा उतना डीसीपी होगा। क्लियर है? और ये दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी, यानी कि जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका भी होगा। अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 100 था तो 50 इसका रह गया, 50 इसका। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल मिड में जाके काटती है, मीडियन बिल्कुल मिड में जाके काटती है, तो फिर एरिया भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पे जो मैंने बताई। क्लियर? और ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, इसी को आप बोलेंगे सेंट्रोइड यानी कि केंद्र। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। अब इसी से रिलेटेड ये एक कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको अभी बता देता हूं। यहां पे ये बना रखा है आपके सामने, मीडियन दिखा रखा है आपको, जो मैंने अभी बना के दिखाया, तो वही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे। लेकिन यहाँ पे ये कुछ चीजें बता रहा है इसके बारे में, और वो चीजें क्या बता रहा है? कह रहा है कि एरिया ट्रायंगल एजीबी, एजीबी, मुझे बताओ ये वाली ट्रायंगल जिसमें मेरा हाथ रखा हुआ है, ऐसी ऐसी कितनी ट्रायंगल है इसमें? एक तो ये होगी जिसमें मेरा हाथ है, दूसरी ये वाली होगी, और तीसरी ये वाली होगी, है ना। तो इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस मैं समझा रहा हूं, आप पढ़ते रहना। मैं जो बता रहा हूं वो बात सुनो कि एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ये नीचे वाली बन गई, और एक ये वाली बन गई। 3 बन गई ना टोटल, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो ये 3 ट्रायंगल जो होंगी, इन तीनों का एरिया जो होगा वो पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/3 होगा। मतलब क्या कह रहा हूं कि मान लो अगर इस पूरी ट्रायंगल का एरिया है 150, 150, तो 50 इसका होगा, 50 इसका होगा, और 50 इसका होगा, चलेगा, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी है कि पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/3 कर दो भाई। 150 का 1/3 कितना होगा? 50 ही तो होगा ना, ठीक है। क्लियर? ये पहला पॉइंट समझ में आया। इसके अलावा फिर हम बात कर रहे हैं इस छोटी ट्रायंगल के एरिया की, यानी कि एजीपी के बारे में, इस एजीपी के बारे में, यानी कि इसमें जिसमें मेरी फिंगर रखी है इसकी बात कर रहा हूं। ऐसी ऐसी कितनी ट्रायंगल है? देखो, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 की 6 का एरिया जो है वो इक्वल होगा। ध्यान रखना, मीडियंस जो है एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जैसे हमने मीडियन खींचा, जैसे हमने मीडियन खींचा, तो ये एरिया इसके बराबर हुआ।
जैसे ये मीडियन खींचा और जैसे ये मीडियन खींचा तो ये जो सारी ट्रायंगल बनेगी इन सब का एरिया भी आपस में बराबर होगा। और ये है कितने 6। तो जो पूरी ट्रायंगल का एरिया है उसका 1/6 कर देंगे तो आपको किसी एक ट्रायंगल का एरिया जो है वो मिल जाने वाला है। ये बात याद रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो एक बात और है वो है ये वाली बात कि जो ये पॉइंट होता है कौन सा, सेंट्रोइड वाला जिसे आप केंद्रक बोलते हैं, ये पॉइंट इस पूरी मीडियन को, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि ये हिस्से 2 हैं, ये हिस्सा 1 है। अगर ये पूरी 15 सेंटीमीटर थी तो 10 ऊपर है और 5 नीचे है। देखो अगर 10 ऊपर है और 5 नीचे है तो रेशियो कितना बनेगा, तो 1 का बना कि नहीं बना। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो पॉइंट होता है सेंट्रोइड, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। दो हिस्सा कौन सा होगा, जहां से वो मीडियन डला हुआ है, यानी कि एजी बड़े वाला हिस्सा ये होगा, और जहां वो कट करेगी साइड को वो वाला हिस्सा छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था इसके रिगार्डिंग। जो मैंने ये बताए हैं कि ट्रायंगल के एरिया कितने होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है आपसे, या पूछेगा सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, तो आपने बोलना है मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसे भी एक ही ट्रायंगल में पढ़ना था। ठीक है, इन सेंटर और सेंट्रोइड वो हमने एक एक ट्रायंगल में पढ़ना था। और जो हमारा लास्ट है विच इज सर्कम सेंटर, इसे भी हम 3 ट्रायंगल से पढ़ेंगे, एक ऑर्थो सेंटर और एक सर्कम सेंटर। ये हमने 3-3 ट्रायंगल से पढ़ने थे। तो सबसे पहले जाने कि सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। ये बात ध्यान रखना, मैंने 2 वर्ड यहां बोले हैं, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी, यानी कि लंब और समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजकों का मिलान बिंदु ही आपका होता है सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। ठीक है, अब डेफिनेशन आप पढ़ लेना क्या लिखी है, मैं समझा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि यहां पे मान लो, देखो वहां तो सीधी सीधी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं थोड़ी सी तिरछी ट्रायंगल बनाऊं तो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो मैं कहूं कि ये साइड है हमारी और इसका ये मैंने खींच दिया परपेंडिकुलर, और ये इसका बाइसेक्टर भी है। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर का भी काम कर रही है और बिल्कुल इसके बीच में से गुजरी है, यानी कि ये 30 है तो ये 15 यानी कि बिल्कुल बीच में से। सिमिलरली इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये पॉइंट आपस में बराबर है, ये परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को हम बोलेंगे क्या, दिस इज सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज सर्कम सेंटर, तो आपने बोलना है त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का मिलान बिंदु, द मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल इज सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। याद रहेगी बात। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। तो आपको बता दें, यहां से सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊं ए को, सेंटर से बी को मिलाऊं और सेंटर से सी को मिलाऊं, तो ये तीनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए इसको हम नाम देंगे सर्कम रेडियस का। ठीक है, ये लिखा है ना सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होगा, सेंटर से, जैसे अगर मैं इसमें मिला के दिखाऊं आपको, ये सेंटर से मिला दें अगर हम तीनों वर्टेक्स को, ये क्या होगा, दिस इज सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस ये हमारे ट्रायंगल है एबीसी, तो ये होगा आपका सर्कम रेडियस, यानी कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो एबीसी से बराबर दूरी पे है। तो बराबर दूरी पे है तो इससे एक सर्कल हम इसमें खींच सकते हैं। दिख रहे हैं, ये पूरा एक सर्कल जो तीनों पॉइंट्स को टच करेगा, तो ये आपका होता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज तो यार थोड़ी सी बतानी रहेगी। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूंगा जिसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपको बतानी थी ना। देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगती है, इस वाले में प्रॉपर्टी ये लगती है कि यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर है ना, तो ये वाली जो ट्रायंगल बनेगी ये क्या बनेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूं ताकि आप चीजों को समझें। तो अगर ये पॉइंट हमारा, मैं सीधा पॉइंट से दिखा रहा हूं आपको, ये ट्रायंगल थी एबीसी और ये पॉइंट है सर्कम सेंटर। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इसको ऐसे मिला लेते हैं पहले, अगर यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा तो इसका डबल यहाँ पे बनेगा। मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी है, याद रखना क्वेश्चंस में यही इस्तेमाल होगी। अगर ये 50 है तो इसका डबल यानी कि यहाँ पे 100 बनेगा। अगर ये 50 है तो इसका डबल यहाँ पे कितना बनेगा, 100 बनेगा। याद आई रहेगी बात। ठीक है, सिमिलरली मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ये 40 बना, ये 40 है तो इसका डबल यहाँ पे कितना बनेगा, 80, इसके इस साइड पे। ठीक है, ध्यान रखना ये 40 है, ये पूरे की बात कर रहा हूं, कभी सोचो सर आधे की बात करोगे, ये पूरे वाला एंगल, ये पूरा,
ये पूरा 40 है तो ये पूरा 80 बनेगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी याद रही। ये प्रॉपर्टी याद होगी तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो भी सुन लो, इसी में बता रहा हूँ। मैंने कहा था ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी तो फिर ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये थीटा होगा तो फिर ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में ये अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल साइड्स के, ये इक्वल होते हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेता हूं ताकि आप इस चीज को समझ जाएं अच्छे से। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ये मैंने कह दिया, ये आपका है 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है? 60। और आपसे पूछ रहा हूं मैं ये कितना होगा? ध्यान दो, मैंने पूछा ये कितना होगा, तो तुमने कहा सर जी ये 60 है तो फिर ये 120 होगा, क्योंकि आपने अभी बताया था इसका डबल यहां बनेगा। ये 120 है तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये 120 है तो 30 ही हो गया सर जी, 30 ही होगा। ये 120 और 30, 150 और 30, 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये आर आर है, दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो इसका 120 है तो इनका टोटल बचेगा 60, जिसमें से 30 इधर 30 इधर। तो ऐसे आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। बाकी की जो पिछली रहेगी प्रॉपर्टी वो भी मैं अभी बता देता हूं आपको, लेकिन फिलहाल एक बार इस ट्रायंगल को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ये ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा। इसके अलावा पोजीशन ऑफ, ये ऑर्थो सेंटर नहीं था, सर्कम सेंटर था, दिस इज सर्कम सेंटर। ठीक है, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कम सेंटर कहां पर होगा, तो आप कहेंगे वो अंदर ही होगा। त्रिकोण त्रिभुज में सर्कम सेंटर त्रिभुज के अंदर ही होता है। ये अभी बनाया भी था हमने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहा होगा? त्रिभुज के अंदर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? जो हाइपोटेन्यूज है उसके बिल्कुल मिड में होगा, ये है ऑर्थो सेंटर। ध्यान रखना इसमें, यहां पे समकोण त्रिभुज में जो आपका परिकेंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सॉरी तो बार बार ऑर्थो सेंटर बोल रहा हूं, ऑर्थो सेंटर तो कर लिया ना हमने, ये है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल मिड में होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस क्या होगा यदि उसकी समकोण बनाने वाली भुजा 6 और 8 है। ध्यान से सुनना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला? मैंने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस क्या होता है? जिसे बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, ये होता है सर्कम रेडियस। तो बोला ये क्या होगा? यानी कि एक ऐसा रेडियस जिससे मैं एक ऐसा सर्कल खींचूं जो इसके तीनों वर्टेक्स को टच करे, तो वो क्या होगा? तो तुम कहोगे 6 और 8 का ये 10 आ जाएगा, और इसका आधा ये होगा 5, इसके बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने बोला कि कहां पे होगा? हाइपोटेन्यूज पे होगा और बिल्कुल सेंटर में होगा, हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल हाफ में होगा। यानी कि ये जो होगा दिस इज h/2, h फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, कर्ण का आधा। तो ये 6, ये 8, तो पाइथागोरस से 10, ये पूरी 10 है तो ये 5 और ये 5। सर्कम रेडियस कितना होगा? 5। ठीक है, और ये लिखा भी है मिड पॉइंट पर स्थित होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में ये कहां होगा सर्कम सेंटर आपका? तो आप बताएंगे कि जो सबसे बड़ी साइड है इसके परली साइड। ठीक है, परली साइड मतलब बाहर की तरफ। अधिक कोण त्रिभुज में सर्कम सेंटर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की तरफ बाहर निकल जाता है, यानी कि ये ट्रायंगल से बाहर निकलेगा। तो कहां निकलेगा? सबसे बड़ी भुजा के साइड में। जबकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो हमने पीछे पढ़ी थी उसमें जब ऑर्थो सेंटर पढ़ा था तो वो इस के अपोजिट साइड में निकला था, है ना? बताया था ना, ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट साइड में। ठीक है, ये बात वहां पे हमने की थी, जबकि इसमें वो कहां है? सबसे बड़ी भुजा की तरफ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ऐसे पूछेगा आपसे डेफिनेशन में, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि कैसा पूछा था यहाँ से क्वेश्चन। लेकिन एक बार तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी रह गई है, एक बार उनको मैं दोबारा से बता दूं। इसकी तो होगी सारी प्रॉपर्टी सर्कम सेंटर की, परिकेंद्र की, याद रखना बस कैसे बनेगा। लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, सीधी सी बात है। इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी, 2:1 का जो रेशो होता है। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली। अब यहां से इन सेंटर की प्रॉपर्टी बताना चाह रहा था मैं। इन सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है?
कि सबसे पहले तो इन सेंटर बना कैसे था, ऐसे बना था। किसका मीटिंग पॉइंट था, एंगल बाइसेक्टर का। बताई थी ना ये बात मैंने, कोण समद्विभाजकों का मिलान बिंदु, एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। तो ये है ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनता है, जिसको हमने बोल दिया एंगल बीओसी, बीओसी, ये जो एंगल बनेगा ये किसके बराबर होगा, दिस इज 90 प्लस एंगल ए का हाफ। ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने, कि मान लो किसी क्वेश्चन में कह देता है एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ये जो पॉइंट है ये है इन सेंटर, ये पॉइंट है इन सेंटर। ओ की जगह मैं आई लिख देता हूं, फिर यहां पे बी आई सी लिखना पड़ेगा। बोलेगा आई इन सेंटर है, अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो तुमने कहना है कि 90 प्लस 50 का आधा। तो 90 प्लस 50 का आधा कितना होगा, 25। तो कितना हो गया, 115। ठीक है, तो 115 डिग्री आपका ये वाला एंगल होगा। ये दे देगा, ये पूछ लेगा तुमसे, तब भी वही करना है। ठीक है, अच्छा अगर ये वाला पूछ ले तो ये कितना होगा, दिस इज 90 प्लस एंगल बी का आधा। ये पूछा तो इसके अपोजिट वाला देखना है, उसका आधा करना है। ये पूछा तो इसके अपोजिट बी है तो बी का आधा करना है, 90 प्लस एंगल बी बाई 2। ये वाला पूछे तो 90 प्लस एंगल सी बाई 2। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर जो मैंने बता दी। ठीक है, तो ये भी हो गई। और एक इसमें प्रॉपर्टी बतानी थी इस वाले में, ऑर्थो सेंटर। यहां पे यहां जो प्रॉपर्टी लगती है वो बिल्कुल सिंपल, सबसे साधारण इसी में है कि आप मुझे बताओ, ये 90 डिग्री बनाना, ये 90 बना तो यहां पे भी 90 है ना। तो इन दोनों का टोटल 90 है, 90 90 180 है, तो इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। ये प्रॉपर्टी पहले नहीं बताई थी इसलिए दोबारा बतानी पड़ रही है कि यहाँ इस एंगल का और इस एंगल का टोटल, किसकी बात कर रहा हूं, इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं जिसमें मेरा हाथ रखा है। नाम क्या है इस क्वाड्रिलेटरल का, ई एच डी सी, ई एच डी सी। इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, एफ बी डी एच, इस पॉइंट का नाम एच है ना। ठीक है, तो यहां पे ये और ये 90 90 180 बन गए, तो इसका और इसका टोटल भी 180 होगा। इस पूरे का और इस पूरे का, इनका टोटल कितना होगा, 180। ठीक है, सिमिलरली इसका इसका टोटल 180 है, तो फिर इसका और इसका टोटल भी 180 होगा। सिमिलरली ऊपर की साइड। तो बस ये प्रॉपर्टी थी इसकी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया इसका। अब देखो किसको आता है ये, देखें तो कौन बताएगा, पढ़ो एक बार, देखो ध्यान से। एक त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाइयों का संगामी बिंदु क्या कहता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने बोला था परपेंडिकुलर वर्ड लिखे या एल्टीट्यूड वर्ड लिखे उसका मतलब सेम ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, दिस इज लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। ठीक है, वीडियो कुछ रुक सा रहा है बीच में, देख लेना, शायद कोई पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाइयों का संगामी बिंदु यानी कि मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हैं क्या, दिस इज ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। सबसे पहले नंबर पे मैंने पढ़ाया था ऑर्थो सेंटर। ठीक है, लंब केंद्र, लंबों का मिलान बिंदु, ऊंचाइयों का मिलान बिंदु। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है और एडी का मध्य बिंदु ई है, तो त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। इन ट्रायंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी। तो देखो तो बोल रहा है, एक बार बना लेते हैं। पहले तो ट्रायंगल एबीसी है, तो कोई भी एक ट्रायंगल बना लिया करो, एबीसी, ए बी सी। ठीक है, इस एबीसी के अंदर बीसी का मध्य बिंदु डी दे दिया, इसका मिड पॉइंट दे दिया डी। ठीक है भाई, तो अगर मैं एडी को मिलाऊंगा तो ये दो इक्वल पार्ट्स में एरिया डिवाइड हो गया, इतना एरिया इसका होगा इतना इसका होगा। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। फिर क्या कह रहे हैं कि एडी का मध्य बिंदु ई है, इसका मिड पॉइंट है ई, फिर से मैं इसको मिला दूंगा। तो उसने पूछा था ए बीईडी का, बीईडी का ये एरिया पूछ रहा है। तो तुम मुझे बताओ, अगर इसको मिलाए इधर से, इसको ही मिला दूं इधर से, तो इस ट्रायंगल के कितने इक्वल पार्ट्स हुए, 1 2 3 4, कितने पार्ट हो गए, 4। तो ट्रायंगल बीईडी का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के।
1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के कहा लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हो। तो क्या मुश्किल थी बताओ इसमें। जैसे मिड पॉइंट को मिलाएगा, ध्यान रखना दो इक्वल पार्ट्स में एरिया डिवाइड होगा, तो पहले दो इक्वल पार्ट्स में हुआ, ठीक है। फर्दर इसका मिड पॉइंट खींचा तो जितना एरिया इसका इतना इसका। तो मैं तुम्हें समझाने के लिए या तो ऐसे बना दिया मैंने, या आप ऐसे भी कह सकते हैं पूरी ट्रायंगल के एरिया का हाफ हो गया था, जैसे मैंने ये खींचा और फिर से ये खींचा तो फिर से इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जैसे ये एडी खींची तो इधर का एरिया क्या होगा, एबीसी का हाफ होगा। फिर जैसे ये पॉइंट खींचा तो इसका फिर से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे समझो, या ऐसे मैंने जो 4 इक्वल पार्ट करके दिखाए ऐसे समझ ले, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, वो क्या पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सुने ना, बनाई भी थी मैंने आज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं आप, समबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं आप समबाहु त्रिभुज। कैसी होती है, जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो। सारी साइड क्या होती है इसकी, इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये जो पॉइंट होता है, इसी पे आपके चारों सेंटर होते हैं, जो मैंने आज पढ़ाए। कौन कौन से पढ़ाए थे, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था लंब केंद्र, फिर पढ़ा था अंत्य केंद्र, फिर पढ़ा था केंद्रक, और फिर पढ़ा था हमने परिकेंद्र। तो ये सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में। अलग अलग नहीं होते, ये सारे एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी। तो इसी के बाद फिर अगली नई बात शुरू हो गई, कौन सी, रेगुलर पॉलीगन की, जिसे आप बोलेंगे समबाहुभुज। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये है क्या चीज, इसके बारे में पता तो लगे। हाँ जी, रेगुलर पॉलीगन। देखो पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखते हैं, बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। देखो क्या लिखा है हिंदी में, बहुभुज, बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति क्या होगी, पॉलीगन होगी। ठीक है, तो और इंग्लिश में भी यही होता है, पोली मीन्स होता है मैनी, गोन मतलब होता है साइड्स, मैनी साइड्स वाले फिगर। तो मैं अगर आपको एक सिंपल से वर्ड का इस्तेमाल करके बताऊं कि स्ट्रेट लाइन से बनी क्लोज्ड फिगर ही आपकी पॉलीगन होती है। ध्यान रखना, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन से बनी क्लोज्ड फिगर। देखो साइड साइड क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन ही तो होंगी। तो स्ट्रेट लाइन से बनी क्लोज फिगर ही क्या होती है, आपकी पॉलीगन होती है। ठीक है, तो आपको रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ टॉपिक के अंदर, तो रेगुलर क्या होते हैं, जिसके सारी साइड आपस में बराबर हो। ठीक है, यानी कि अगर ये सारी साइड्स बराबर हैं तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। इरेगुलर का बोलेंगे जब तीनों साइड अलग अलग हो। ठीक है, तो वो कैसा होगा, इरेगुलर पॉलीगन होगा। रेगुलर जिसकी सारी साइड इक्वल हो, तो इसीलिए बोला समबाहुभुज, जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो ये आपका पॉलीगन होता है। ये होता है, ये भी तो पॉलीगन है, ये भी तो पॉलीगन है। क्यों, इसकी भी तो सारी साइड सेम है। क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये रेगुलर पॉलीगन है, ये पॉलीगन तो है, ये वाला पॉलीगन तो है, पर क्या ये रेगुलर पॉलीगन है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, मैंने बोला था रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। इसकी तो ये अपोजिट साइड इक्वल है, सारी थोड़ी इक्वल है, तो दिस इज नॉट रेगुलर पॉलीगन, दिस इज इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, हाँ बट दिस इज पॉलीगन, क्योंकि ये सीधी रेखाओं से बनी एक क्लोज फिगर है, स्ट्रेट लाइन से बनी एक क्लोज फिगर है, सो दिस इज अगेन अ पॉलीगन। ठीक है, तो हमें रेगुलर पॉलीगन देखने हैं, तो इस तरह के पॉलीगन आपके पेंटागन तो हो गया। पेंटागन वो होता है जिसमें 5 भुजाएं हों। ठीक है, फिर हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं हों। तो दीज ऑल आर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, क्लियर है। तो पॉलीगन के बारे में पता लग गया। अब पॉलीगन का कंसेप्ट अगर आपको करना है तो इसके लिए बस 6-7 फॉर्मूले याद रखना। और फॉर्मूले आसान है, अभी तुम्हें लगेगा बोला सर 6-7 फॉर्मूले इतने सारे क्या क्या याद रखेंगे। अरे आसान है, घबराओ मत, बिल्कुल आसान फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं अभी समझा देता हूं। बस पहली बात तो ये समझो, किसी भी पॉलीगन के अंदर जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, बाहर जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। आई स्टैंड फॉर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इसको आप बोलेंगे अंत्य कोण।
और बाहर जो बनेगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलेंगे बाह्य कोण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अंदर बना इंटीरियर, बाहर बना एक्सटीरियर। और आप याद रखना I प्लस ई कितना होता है 180। देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये I और E कितना टोटल बनाएंगे 180। तो ये बात याद रखनी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180 होता है, याद रहेगी। अब ये बात याद रहेगी तो फिर फॉर्मूले, इसका भी यार फोटो लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं, मुझे लिखने पड़ेंगे, लिख देते हैं क्या बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, दिस इज 360 डिग्री। याद रखना है, ये याद रहेंगे तो क्वेश्चन होंगे। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, याद रहेगी बात। ठीक है, जैसे मैंने अभी पॉलीगन बनाया था ना, ये पॉलीगन बनाया था, ये बनाया था, तो एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना बनेगा 360। ध्यान रखना, किसी पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब इसी से दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये लिख लेते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, दिस इज 360 बाई n। बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, दिस इज 360 बाई n, जहां पे n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, भुजाओं की संख्या, बस ऐसे लिख लो, भुजाओं की संख्या। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला विच इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, विच इज n। तो क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला इसको इंटरचेंज कर दो, n को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 360 बटे में ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, भुजाओं की संख्या क्या होगी 360 को प्रत्येक बाह्य कोण से डिवाइड कर देना। तो ये हो गया आपके तीन फॉर्मूले जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो क्या, मुझे एक बार बताओ, यहां पे इसका 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 टोटल कितना है 360। अगर मैं 360 को इसकी साइड से डिवाइड कर दूं, इसमें कितनी साइड है, तीन साइड है, तो तीन से डिवाइड कर दूंगा तो एक एक्सटीरियर एंगल आपको पता लग जाएगा 120 डिग्री। ये लिखा हुआ यहां पे, ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इसके बाहर 120 का एंगल बनेगा। अगर इसमें चार साइड होती तो 360 बटे 4 90 डिग्री का बनता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रत्येक बाह्य कोण मिल जाएगा। ठीक, और अगर मैं कह दूं कि इसका बाहर का एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री है, तो 360 को 120 से डिवाइड कर दूंगा तो इसकी साइड मिल जाएंगी। कितनी साइड है इसमें, तीन साइड है, मिल गई ना। तो बस इसी को तो इंटरचेंज किया है, इसको n को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो ध्यान रखना, बाहरी कोणों का योग किसी भी पॉलीगन का होता है 360 डिग्री। उस 360 को इसकी साइड से डिवाइड कर दूंगा तो एक बाहरी एंगल आ जाएगा, और 360 को अगर एक बाहरी एंगल से डिवाइड कर दूं तो n आ जाएगा। तीन फार्मूले समझ में आ गए, ये तीन समझ में आ गए, तो इसी से अब हम तीन फार्मूले और लिखेंगे जहां पे एक्सटीरियर को हटा के इंटीरियर कर देंगे। ये नंबर 4 बनेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग। ये कितना होता है, दिस इज n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू में 180 डिग्री। ध्यान रखना, जहां पे n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इस पॉलीगन में तीन साइड हैं,
तो इसके अंदर के एंगल्स का सम कितना होगा? तो n को अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 माइनस 2 इंटू 180, 1 इंटू 180 180। तो मुझे बताओ क्या ट्रायंगल के सभी अंदर के कोणों का योग 180 नहीं होता? 180 तो होता है, वही आ गया। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, वर्ग की, तो इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4। तो n को अगर 4 रखूंगा, अगर n को 4 रखूंगा तो ये कितना बनेगा? 4 में से 2 गया 2, 2 गुना 180 360। तो तुम बताओ यहाँ पे ये 90 ये 90 90 90, तो अंदर के कोणों का योग 360 नहीं बनेगा? तो 360 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है, बात याद रहेगी। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, बहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है? n माइनस 2 इंटू में 180। फिर ईच इंटीरियर एंगल, बहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण, तो ये कैसे मिलेगा? तो भाई 360 को नहीं, अब की बार इसको n माइनस 2 इंटू 180, इसको डिवाइड कर दो n से, बस। बस सम जहां पे 360 लिखा था ना, बस वहां पे अब ये वाला सम लिखना है, और कोई चीज नहीं है, सारा सब कुछ वैसे ही है। फिर से इसको इंटरचेंज कर दोगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, इंटीरियर आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे आ जाएंगी? ईच इंटीरियर एंगल किसको करना है? n माइनस 2 इंटू 180 को, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंत्य कोण। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए, इंटीरियर एंगल के सम को ईच इंटीरियर एंगल से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 ये चौथा था, ये पांचवा था, ये छठा था। 6 फॉर्मूले मैंने बताए, एक आखिरी और बताएंगे, फिर सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। और आखिरी जो है वो क्या है आपका? विच इज नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। मिटा दें इसको। ठीक है, ये मिटा रहे हैं, आप लिख लिए होंगे आपने। ठीक है, तो लास्ट लिखेंगे आप नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, लिखेंगे बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है? n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, जहां पे n होगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, मतलब क्या, मैं सिखाता हूं आपको। मान लो ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसमें कितने डायगोनल होंगे? एक तो ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, तो दो ही होंगे। तो इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी थी? 4, तो यहाँ पे 4 रखूंगा, 4 माइनस 3 बटे में 2, 4 बटे में 2, 4 में से 3 गया, एक ही आएगा। ये कितनी आई? 2, 2 ही आए ना इसमें। सिमिलरली अगर मैं पेंटागन में देखूं, पेंटागन जिसे आप पंचभुज बोलेंगे, पेंटागन में कितने डायगोनल होंगे? कैसे खींचेंगे? देखो, गिनते रहना ध्यान से। इधर एक कोने को पकड़ लो, 1 2, 2 आ गए, इसको पकड़ लो 3 4, फिर इसको पकड़ लो, ये तो आ गया 5, 5 आए, और तो नहीं आ रहे। ठीक है, और तो नहीं आ रहे। तो अब देखो, इससे फॉर्मूले से कैसे आएंगे? नंबर ऑफ साइड कितनी थी? 5, 5 माइनस 3 और बटे में 2, 5 में से 3 गया, 2 ही आएगा। तो आंसर कितना होगा? 5। 5 ही मैंने तुम्हें गिन के दिखाए थे। तो बार बार हम ऐसे गिने किसी पॉलीगन के, उसके लिए इस फॉर्मूले को लगाना, n इंटू एन माइनस 3 बाई 2, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स पता लग जाएंगे। ठीक है, तो ये करना है इसके अंदर। तो ये बात भी अगर अब आपको समझ में आ चुकी हो तो फिर क्यों ना अब इसके क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, फॉर्मूले जो बताए मैंने। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया आपसे। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज, क्या बताया था? n माइनस 2 इंटू 180 बाई एन। ठीक है, प्रत्येक अंत्य कोण, एक अंदर का एंगल आपने निकालना है, तो इंटीरियर एंगल के सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो।
ठीक है, तो एक एंगल आ जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2, दिस इज n-2 इंटू 180/n। इजी था ना। अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का मान 175 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 175 डिग्री देन द नंबर ऑफ साइड्स आर। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर जो आसान तरीका रहता है वो मैं आपको सिखा देता हूं। आसान तरीका क्या कहता है कि आप मुझे बताओ प्रत्येक अंत्य कोण यानी कि इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 175 दे रखी है, ये दे रखी है ना। तो अगर मैं कह दूं कि इंटीरियर 175 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, तो तुम कहोगे 180 में से 175 माइनस कर दो यानी कि 5 होगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा मुझे, इससे मुझे ये बेनिफिट होगा, अब मैं नंबर ऑफ साइड्स को कैसे निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ साइड को मैं टोटल को इस 5 से डिवाइड कर दूंगा। देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया था नंबर ऑफ साइड निकालने का, कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग बटे में एक बाह्य कोण। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ गया 72। क्या पूछ रहा था यहाँ पे, भुजाओं की संख्या, साइड पूछ रहा था, तो 72 साइड्स होंगी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को अगर आप इसके फॉर्मूले से चलाते, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स निकालते, तो नंबर ऑफ साइड्स का एक फॉर्मूला ये भी बताया था, n-2 इंटू 180 अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल। अब किसी बच्चे के मन में आया होगा, बोला सर फार्मूला तो आपने कुछ और बताया था, यहाँ कुछ और करने लग गए। अब इस फॉर्मूले से पता है क्यों नहीं किया था मैंने, अगर मैं इससे करता तो n इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन में कितना था 175, इसको सोल्व करता, सोल्व करके तब जाके कहीं मेरी एक इक्वेशन बनती, फिर मेरा आंसर आता, तो फिर जरूरी पंगे लेने थे। ठीक है, तो आप इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, सम अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल, ये आपको दे ही रखा है, आप इससे सोल्व करके देख सकते थे। क्लियर है, इक्वेशन ही बनेगी, देखिए एक बार करके, 5 तिये 15, 5 6 30, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 35 इंटू एन 35 एन इक्वल टू 36 इंटू एन 36 एन माइनस 72, ये इधर आएगा तो एन, ये इधर आएगा तो 72, इससे भी निकल जाएगा, देखो इससे भी निकल जाएगा, देखो इक्वेशन नहीं बनी, ऐसी हो जाएगा। सो ये पूरा लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रख दी। लेकिन अब आपको लगेगा सर जी ये आसान था, आपको बता दो ये नहीं, ये आसान था। क्यों आसान था, इसके लिए लिखना ही नहीं था। क्यों, आप मुझे बताओ, अगर बाहर का सॉरी अंदर का एंगल 175 है तो बाहर का निकाल लो, बाहर का कितना बनेगा 5, अगर बाहर का 5 है तो 360/5 करो, सीधा आंसर आ गया, लिखना ही नहीं था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सीधा आप कर सकते थे आंसर, मैंने समझाने के लिए लिख दिया ताकि किसी को ये ना लगे कि सर जी हमारे तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया आपको, दोनों मेथड बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? The sum of interior angles of a regular polygon is 1440, then the number of sides is, मुझे बताओ सभी अंत्य कोणों का योग कितना लिखवाया था मैंने, n-2 इंटू में 180 लिखवाया था ना, और यही क्वेश्चन में कितना दे रहा है 1440, तो 0 से 0 कटी, 18 8 144, n-2 आ गया 8 और n आ गया 2, इधर जाके 10, n आ गया 10, 10 कहां लिखा, ऑप्शन नंबर 2 आ गया भाई आंसर। देखा कितने फ्री के नंबर है? मुश्किल लग रहे हैं क्या? अगला क्वेश्चन, एक सप्तभुज के सभी अंत्य कोणों का योग होता है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन इज, देखो अब फॉर्मूला क्या था सम का, दिस इज n-2 इंटू में 180, ये था सभी अंत्य कोणों का योग। तो मुझे बताओ सप्तभुज, सप्तभुज जिसकी 7 भुजा हो, तो n की वैल्यू 7 रख दो, 7 में से दोगे 5 गुना 18 180, 18 पंजे 900, 900 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। कितने आसान क्वेश्चन, फ्री के नंबर, है ना। और ऐसे याद ना रहे, मान लो किसी को फॉर्मूला याद ना आए तो फिर कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखो, फिर सप्तभुज पहले बना लो, 1 2 3 4 5 6, एक और ऐसे, थोड़ा सा समझना है बस आपने, ये सप्तभुज है जिसमें 7 भुजा हो,
7 भुजा वाली आकृति, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी। तो इसमें ये देख लो कि कितने ट्रायंगल बनेंगी। अजीब सा बन रहे हैं। ठीक है, समझो, भावनाओं को समझो। देखो साइड होगी ना 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें कितनी ट्रायंगल बनाई जा सकती है ये आपने देखना है। तो एक पॉइंट को पकड़ लो, ट्रायंगल बनाना शुरू करो। देखो 7 वाले से तो ट्रायंगल बनेगी, इससे अगले को मिला दो, फिर इससे अगले को, कहां मिला दिया, फिर इससे अगले को मिला दो, फिर इससे अगले को मिला दो, फिर इसको मिला दो। तो कितनी ट्रायंगल बनी ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल बनी। और एक ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180, तो 5 का कितना हो गया, 900। तो अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ये करके आना फिर। ठीक है, जैसे पेंटागन है, पेंटागन जिसकी 5 भुजाओं, इसके सभी अंतःकोणों का योग निकालना है। तो एक पॉइंट को उठाओ और ट्रायंगल बनाओ, इससे नहीं बनेगी, इससे अगले से 1 2, कितनी बनी, 1 2 3, 1 का 180 तो 3 का 540, बस आ गया आंसर 540, 540। क्लियर है, बात आई समझ में कि क्या करना था इसमें। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू रख के इस फॉर्मूले में भी निकाल सकते हैं, तो वो आपने ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या कितनी होती है, n इंटू एन माइनस 3/2। तो साइड कितनी है, 12, तो यहाँ पे 12 रखो, 12 में से 3 गए 9 बटे में 2, 2 6 12, 6 9 में 54, 54 आंसर आ गया भाई। 54 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। आसान था, ये फॉर्मूले याद है तो देखो आज का सबसे आसान यही चल रहा है। अगला क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है, छोटा करो भाई पहले इसको। चलो, एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, अरे तो सेम ही आ गया। बहुभुज की भुजाओं की संख्या 12 आएगी। ठीक है, लेकिन करना कैसे, मान लो ये सेम ना होता, एक पल के लिए मान लो डायगोनल कितने हैं 54, ये किसके बराबर होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। अब की बार है ना, इसकी वैल्यू दे दी, ये ध्यान रखना, और आपसे n की वैल्यू पूछ। ठीक है, तो अब इसको जब सोल्व करूंगा तो 2 गुना 54 बनेगा 108 इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3। और इसको जब सोल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो n इंटू एन बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 108। ये 108 इधर जाएगा तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, फिर इसको सोल्व करना, आंसर आएगा। लेकिन क्यों पंगे लो भाई, इतने पंगे नहीं लेने, ऑप्शन उठाने। ऑप्शन ए, भाई कितनी भुजा होंगी, वो या तो ऑप्शन ए आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन ए आंसर है तो ये 7, 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, क्या 7 चौके 108 बनेगा, नहीं बनेगा, आंसर नहीं है। फिर आंसर भी उठा लो, कितना है 9, तो 9 9 में से 3 गए 6, तो 9 6 के 54 बनेगा, 108 तो बनेगा ही नहीं, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन सी उठा लो, ये 12, ये 12, 12 में से 3 गए 9, 12 नहीं में 108 आ गया, ये आ गया, तो फिर ये आंसर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाना, कभी मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बना लो और तब जाके सोल्व करो, तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन था भाई, आगे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आज की क्लास में, कुछ जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो कर लेना इनको, इसके बाद देखते हैं। अर्थमेटिक तो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है सारा, वही सब कुछ है। टाइम बचेगा, टाइम तो क्या बचेगा, अब तो खत्म ही हो गया लगभग, पेपर आ ही गया सिर्फ एकदम। ठीक है, परसों पेपर है पीजीटी वालों का, फिर पीआरटी का, और टीजीटी का क्या है, संडे को है। तो चलो तब तक आप इनको कर लेना, देखेंगे और क्लास का जैसा भी रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।